रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड का परिचय इस बात पर आधारित है कि अमीर बनने के लिए केवल एक अच्छी नौकरी ही सही नहीं है, बल्कि सही वित्तीय ज्ञान और मानसिकता की भी आवश्यकता होती है। इस पुस्तक में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने दो अलग अलग सोच रखने वाले पिताओं की कहानियों के जरिए अपनी वित्तीय शिक्षा का वर्णन किया है। गरीब पिता का मानना है कि शिक्षा और नौकरी ही सफलता का रास्ता है। वे मानते थे कि पैसा बचाना चाहिए और जोखिम से दूर रहना चाहिए। उनकी सोच परंपरागत थी, जिनमें आय को सुरक्षित रखना मुख्य था, जबकि अमीर पिता का सोच इसके विपरीत थी। वे निवेश को प्राथमिकता देते थे और मानते थे कि जोखिम लेना भी जरूरी है। वे समझते थे कि धन कमाने के लिए संपत्तियों को निवेश करना और अपने पैसे को काम पर लगाना महत्वपूर्ण है। इस किताब का परिचय इस बात पर केंद्रित है कि लोग गरीबी और अमीरी की मानसिकता में कैद है। यह पुस्तक पाठकों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए निवेश करने, संपत्तियों को पहचानने और खर्चों को समझदारी से प्रबंधित करने की सीख देती है। रिच डैड पुअर डैड क्या है? रिच डैड पुअर डैड एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। यह किताब व्यक्तिगत वित्त, निवेश और धन संबंधी मानसिकता के बारे में सिखाती है। इस किताब के लेखक ने अपने दो पिताओं के माध्यम से बताया है कि अमीर लोग और गरीब लोग पैसे के बारे में अलग तरह से सोचते हैं। गरीब पिता लेखक के असली पिता, जो एक शिक्षित व्यक्ति थे और एक अच्छे पद पर नौकरी करते थे, उनकी सोच थी कि अच्छी पढ़ाई करके एक सुरक्षित नौकरी पाना ही सही रास्ता है। जबकि अमीर पिता लेखक के दोस्त के पिता, जिन्होंने अधिक पढ़ाई नहीं की थी लेकिन बिजनेस में माहिर थे, वे निवेश, संपत्ति बनाने और अपने पैसों को काम पर लगाने में विश्वास रखते थे। इस किताब में कियोसाकी ने बताया है कि अमीर लोग संपत्ति पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग केवल आय और खर्च पर ध्यान देते हैं। किताब का मकसद लोगों को वित्तीय शिक्षा देना और उन्हें समझना है कि आर्थिक स्वतंत्रता कैसे हासिल की जा सकती है। रिच डैड पुअर डैड में कुल 10 अध्याय हैं। ये अध्याय एक एक करके पाठकों को धन, निवेश और वित्तीय समझ के विभिन्न पहलुओं को सिखाते हैं। चैप्टर 1, अमीर पिता और गरीब पिता के सोच में अंतर का परिचय। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जब मैं 9 साल का था तब मेरे दो पिताओं ने मुझे वित्तीय शिक्षा दी। पहला पिता, जो मेरे असली पिता थे, उन्हें मैंने गरीब पिता कहा। वे बहुत पढ़े लिखे थे, एक अच्छे सरकारी पद पर थे और उनकी सोच थी कि शिक्षा के जरिए ही जीवन में सफलता मिलती है। उनके लिए आर्थिक सुरक्षा ही महत्वपूर्ण थी। वे हमेशा कहते थे कि अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके और तुम सुरक्षित जीवन जी सको। जबकि दूसरे पिता, जिन्हें मैंने अमीर पिता कहा है, मेरे सबसे प्रिय दोस्त माइक के पिता थे। उनकी शिक्षा औपचारिक नहीं थी, लेकिन वे व्यवसाय में सफल थे, तो हमेशा नई संपत्ति बनाने में लगे रहते थे। उनके लिए आर्थिक सुरक्षा बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण थी। वे कहते थे कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाना सिखाओ। इन दोनों पिताओं की सोच में इतना फर्क था कि मैं उलझन में था। एक पिता कह रहे थे कि नौकरी सबसे सुरक्षित विकल्प है, जबकि दूसरे पिता मुझे खुद की निवेश और व्यवसाय के बारे में सिखाना चाहते थे। इस उलझन के बीच मैंने यह समझने की कोशिश की कि असल में अमीरी और गरीबी का फर्क क्या है। क्या वाकई सिर्फ एक अच्छी नौकरी ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, या कुछ और भी जो अमीर लोग जानते हैं और गरीब लोग नहीं? अमीर और गरीब की सोच में अंतर, यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। मेरे गरीब पिता सोचते थे कि अमीर लोग लालची होते हैं और पैसे के पीछे भागना सही नहीं है। वहीं मेरे अमीर पिता ने मुझे सिखाया कि पैसा सिर्फ एक साधन है और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से ही असली आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। उन्होंने कहा, पैसा बुरा नहीं है, पैसा केवल एक उपकरण है, बस इसे सही तरीके से समझना जरूरी है। चैप्टर 2,
अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। इस अध्याय में हम इस विचार पर चर्चा करेंगे कि अमीर लोग अपने पैसे को कैसे काम में लाते हैं, जबकि साधारण लोग अक्सर पैसों के लिए काम करते हैं। पैसा का सही उपयोग। जब हम अमीर लोगों के जीवन शैली पर नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि वे अक्सर अपने पैसों को निवेश करते हैं। वे इसे ऐसे साधनों में लगाते हैं जो न केवल उन्हें लाभ देते हैं, बल्कि उनकी संपत्ति की भी बढ़ाते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट या अन्य व्यवसाय। समय और साधन का संतुलन। अधिकतर लोग 9 से 5 तक कर नौकरी करते हैं, जहां वे समय बेचते हैं। दूसरी ओर अमीर लोग अपने पैसे को एक ऐसी मशीन के रूप में देखते हैं जो उनके लिए काम करती है। यह सोच उन्हें समय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने में मदद करती है। पैसे को काम पर लगाना। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा केवल एक साधन है और जब वे इसे सही तरीके से लगाते हैं तो यह उन्हें अधिक पैसा बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यवसाय में निवेश करते हैं तो वह व्यवसाय आपको लाभ देगा और यह प्रक्रिया समय के साथ बढ़ती जाएगी। सीखने की प्रक्रिया। अमीर लोग का एक और गुण यह है कि वह सीखते रहते हैं। वे अपने अनुभवों से सीखते हैं और नए तरीकों को अपनाते हैं, जिससे वे अपने पैसे को और अधिक प्रभावी तरीके से काम में लगा सकें। इस अध्याय में यह स्पष्ट होता है कि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, जबकि साधारण लोग पैसे के लिए काम करते हैं। यह सोच का ही अंतर हमें बताता है कि अमीर बनने के लिए हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। अपने पैसों को एक दिन उपकरण के रूप में समझें जो आपके लिए काम कर सकता है। चैप्टर 3, वित्तीय साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है। रिच डैड पुअर डैड के तीसरे अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि वित्तीय शिक्षा केवल पैसा कमाने के तरीके को समझने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में भी है कि पैसे को कैसे प्रबंधित किया जाए, निवेश कैसे किया जाए और वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त किया जाए। वित्तीय साक्षरता के मुख्य बिंदु। धन की समझ। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि बहुत से लोग पैसे के बारे में अधिक नहीं जानते हैं। वित्तीय साक्षरता का मतलब है कि आपको समझना चाहिए कि संपत्ति, देनदारी, आय और व्यय क्या होते हैं। संपत्ति और देनदारी। कियोसाकी संपत्ति और देनदारी के बीच में अंतर को स्पष्ट करते हैं। संपत्ति वे चीज़ें हैं जो आपके लिए पैसे लाती है, जबकि देनदारी वह है जो आपके लिए पैसे निकालती है। वित्तीय साक्षरता आपको यह पहचानने में मदद करती है कि आपको अपने पैसे को कहाँ निवेश करना चाहिए। निवेश की समझ। सही निवेश के बिना धन बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। वित्तीय साक्षरता आपको समझने में मदद करती है कि कौन से निवेश आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं और कौन से नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता। अंत में वित्तीय साक्षरता का लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना है। जब आप पैसे और निवेश को समझते हैं तो आप अपने आर्थिक भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। कियोसाकी का मानना है कि शिक्षा प्रणाली हमें वित्तीय शिक्षा सिखाने में विफल रहती है और इसलिए लोग आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि धन बनाने के लिए सही ज्ञान और समझ का होना आवश्यक है। चैप्टर 4, खुद का व्यवसाय और संपत्ति बनाना क्यों आवश्यक है। रिच डैड पुअर डैड के चौथे अध्याय में खुद को व्यवसाय और संपत्ति बनाने क्यों आवश्यक है शीर्षक के अनुसार रॉबर्ट कियोसाकी ने वित्तीय स्वतंत्रता और संपत्ति निर्माण के महत्व पर जोर देते हैं। व्यवसाय और संपत्ति की मानसिकता। कियोसाकी यह बताते हैं कि एक सच्चा धनवान व्यक्ति अपने पैसे को काम पर लगाता है। वे अपने व्यवसाय और संपत्ति के माध्यम से आय उत्पन्न करता है। संपत्ति और दायित्व का अंतर। संपत्ति में वे चीज़ें शामिल होती है जो आय उत्पन्न करती है, जैसे कि रियल एस्टेट, निवेश आदि, जबकि दायित्व वे चीज़ें हैं जो पैसे खर्च कराती है,
जैसे घर या कार की लागत। संपत्ति बनाने का अर्थ है ऐसे संसाधनों का निर्माण करना जो आपको पैसे दें। आर्थिक स्वतंत्रता। जब आप अपने व्यवसाय और संपत्ति का निर्माण करते हैं तो आप इससे अपने आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। यह स्वतंत्रता आपको अपने समय का नियंत्रण और जीवन में अधिक विकल्प देती है। शिक्षा और जानकारी। कियोसाकी यह भी बताते हैं कि व्यवसाय और संपत्ति बनाने के लिए अच्छे शिक्षा और जानकारी का होना भी आवश्यक है। सही जानकारी के लिए अक्सर लोग गलत निवेश करते हैं या अपने पैसे बर्बाद करते हैं। जोखिम लेने की क्षमता। सफल व्यक्तियों को जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। वे असफलताओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जो उन्हें सफल बनाता है। चैप्टर 5 टैक्स की शुरुआत और निगमों के लाभ के बारे में। चैप्टर 5 में टैक्स और निगमों के लाभ के बारे में चर्चा की गई है। इस अध्याय में कियोसाकी अपने रिच डैड के विचारों को साझा करते हैं, जो वित्तीय शिक्षा और धन निर्माण के महत्व को समझाते हैं। टैक्स की शुरुआत। अवधारणा। कियोसाकी बताते हैं कि टैक्स का मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना है, लेकिन यह भी दर्शाते हैं कि आम लोग, विशेष रूप से नौकरी पेशा लोग, टैक्स के कारण अधिक प्रभावित होते हैं। आमदनी पर टैक्स। जब आप एक कर्मचारी होते हैं तो आपकी आय पर टैक्स लगाया जाता है, जो कि एक तरह से आपकी आय की हिस्सा सरकार ले लेती है। निगमों के लाभ। निगम। कियोसाकी बताते हैं कि निगमों का एक बड़ा लाभ यह है कि उन्हें टैक्स से कई छूट और लाभ मिलते हैं। खर्चों की कटौती। निगम अपने खर्चों को टैक्स से पहले घटा सकते हैं, जिनसे उनकी कर देयता कम हो जाती है। धन का पुनर्निर्माण। निगमों के पास अधिक विकल्प होते हैं धन को पुनर्निवेश करने के लिए, जिससे वे और अधिक संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। संरक्षण। निगम बनाने से व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा होती है, क्योंकि निगम पर कोई देनदारी आती है तो व्यक्तिगत संपत्ति सुरक्षित रहती है। कियोसाकी इस अध्याय में जोर देते हैं कि यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता पाना चाहते हैं तो आपको निगमों और उनके वित्तीय लाभों को समझना होगा। वह सलाह देते हैं कि आपको अपने विचारों को नौकरी से परे बढ़ना चाहिए और वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आप अपने पैसे को काम में लगा सकें। चैप्टर 5 अमीर लोग कैसे नए तरीके से पैसा कमाते हैं। इस अध्याय में कियोसाकी यह समझाते हैं कि अमीर लोग कैसे अपने सोच और दृष्टिकोण से विभिन्न होते हैं। आइए समझते हैं धन का प्रवाह। अमीर लोग पैसे के प्रवाह को समझते हैं और इसे अपने फायदे के लिए प्रयोग करते हैं। वे हमेशा नए अवसरों के तलाश में रहते हैं, जिससे वे अपने पैसों को कार्य में लगा सकें। शिक्षा और अनुभव। अमीर लोग शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे वित्तीय शिक्षा और अनुभवों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे वे अपने धन को अच्छे से निवेश कर सकें। नौकरी के बजाय निवेश। कियोसाकी यह भी बताते हैं कि अमीर लोग नौकरी के बजाय निवेश पर ध्यान देते हैं। वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा निवेश में लगाते हैं, जिससे वह संपत्ति बना सकें। सकारात्मक दृष्टिकोण। अमीर लोग नकारात्मकता से दूर रहते हैं। वे समस्या को अवसरों में बदलने की क्षमता रखते हैं, ताकि नए तरीके से धन अर्जित कर सकें। नेटवर्किंग। अमीर लोग नेटवर्क का उपयोग करते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ संपर्क बनाते हैं जो उन्हें वित्तीय अवसरों की जानकारी दें। यह अध्याय पाठकों को सिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सही सोच, शिक्षा और रणनीति का होना भी आवश्यक है। चैप्टर 7 पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। इस अध्याय में कियोसाकी का मुख्य संदेश यह है कि नौकरी करने का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि सीखना और अनुभव प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा का महत्व। दोस्तों, शिक्षा केवल स्कूल में नहीं मिलती, बल्कि वास्तविक जीवन में अनुभवों से भी मिलती है। जब आप किसी नौकरी में होते हैं तो आपको विभिन्न कौशल और ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है। अवसर को पहचानें।
लिए काम करने के बजाय आपको अपने करियर में अवसरों को पहचानना चाहिए जहां आप कुछ नया सीख सकते हैं। यह ज्ञान और अनुभव आपको भविष्य में और लाभ दे सकता है। वित्तीय ज्ञान। दोस्तों, आपको वित्तीय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको यह समझना चाहिए कि पैसे कैसे काम करते हैं, निवेश कैसे किया जाता है और आप अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। काम की आदतें। जब आप सीखने के लिए काम करते हैं तो आप अपने कार्यशैली और आदतों को बेहतर बनाते हैं। इससे आप अपने पेशेवर क्षमता को बढ़ा सकते हैं और भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविकता का सामना। जो लोग पैसा के लिए काम करते हैं वे अक्सर नौकरी की सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग सीखने के लिए कार्य करते हैं वे अपने कौशल में सुधार करते हैं और अधिक धन कमाने में सक्षम होते हैं। इस अध्याय का संदेश यह है कि आप पैसे के बजाय सीखने पर ध्यान दें, जो आपको बेहतर पेशेवर व्यक्ति बना सकता है। चैप्टर 8, वित्तीय सफलता की राह में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर करें। दोस्तों, इस अध्याय में इस सामान्य बाधाओं के बारे में बात की गई है जो लोग वित्तीय सफलता की ओर बढ़ने में सामना करते हैं। भय और चिंता। डर और चिंता अक्सर लोगों को जोखिम उठाने से डराते हैं। वित्तीय सफल होने के लिए आपको डर का सामना करना होगा और यह उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकारना होगा। अपराध बोध। बहुत से लोग अमीर बनने के बारे में सोचते हुए अपराध बोध महसूस करते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि धन कमाना और सफल होना किसी भी तरह से गलत नहीं है। आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। सीखने की कमी। वित्तीय ज्ञान की कमी की एक बाधा है, इसलिए आपको वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी समय निकालना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि धन कैसे काम करता है। सकारात्मक नेटवर्क। आपके आसपास का नेटवर्क भी आपकी सफलता पर प्रभाव डाल सकता है। यदि आप नेगेटिव लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी प्रगति में रुकावट डाल सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि वित्तीय सफलता के राह में आने वाले बाधाओं को पहचानें और उन्हें दूर करने के बारे में सोचें। चैप्टर 9, आर्थिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम कैसे बढ़ाएं। इस अध्याय में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में बताते हैं। वित्तीय शिक्षा। आपको वित्तीय शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए आप किताब पढ़ें, सेमिनार में भाग लें और अन्य स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करें। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना। आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए आपको स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य को निर्धारित करना आवश्यक है। बजट बनाना। खर्चा का एक वास्तविक और स्पष्ट बजट बनाना आवश्यक है, जिससे आपको आय और खर्चों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगा, जिससे आप अधिक धन बचा सकेंगे और निवेश के लिए राशि जुटा पाएंगे। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम उठाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना महत्वपूर्ण है। चैप्टर 10, अमीर बनने के लिए और क्या किया जा सकता है। दोस्तों, इस अध्याय में आपको कुछ प्रभावी सुझाव मिलेंगे जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता और वित्तीय सफलता में मदद करेगा, जैसे कि निवेश का ज्ञान बढ़ाना। अमीर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप निवेश के विभिन्न विकल्पों को समझें। शेयर बाजार, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और अन्य वित्तीय उपकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जितना अधिक आप जानेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप निवेश कर पाएंगे। समय का सही उपयोग। अपनी आय के लिए सही उपयोग का करना सीखें। अपने समय को ऐसे गतिविधियों में लगाएं जो आपके लिए आर्थिक लाभ ला सकें। अपने व्यवसाय के बारे में सोचें। कियोसाकी सलाह देते हैं कि आप अपने खुद की व्यवसाय के बारे में सोचें। यदि आप अपने कौशल और रुचि को व्यवसाय में बदल सकते हैं तो यह आपके लिए आय बढ़ाने का उत्कृष्ट तरीका हो सकता है। वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। यदि आप नए हैं तो आप अच्छे वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। धैर्य रखें। धन कमाने की प्रक्रिया में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर बनने में समय लगता है। खुद को अपडेट रखें।
आर्थिक और वित्तीय ज्ञान में निरंतरता जरूरी है। नई वित्तीय अवसरों के बारे में अपडेट रहें, इससे आपको नई निवेशों के अवसर का लाभ उठाने में मदद मिलेगा। इस अध्याय का यह सार है कि अमीर बनने के लिए आपको सक्रिय और जानकार होना आवश्यक है। वित्तीय शिक्षा, निवेश का ज्ञान और सही दृष्टिकोण के साथ अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। हर अध्याय में कियोसाकी अपने जीवन के असली अनुभवों और कहानियों के माध्यम से वित्तीय शिक्षा की अहमियत को समझाया है।